आज आप लोगों का चैप्टर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 7 आपका लीनियर इक्वेशंस या लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशंस है। तो लीनियर इक्वेशन गिवन होगी आपको, उसमें आपको कहा जाएगा कि इसका ग्राफ ड्रॉ करें और इसकी एप्लीकेशंस भी डिस्कस हम इस चैप्टर में करेंगे। अब लीनियर इक्वेशन आपने देखी हुई है, आपको मैंने जब इक्वेशंस पढ़ाई हैं चैप्टर्स के अंदर, तो लीनियर इक्वेशन अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बात करूं ax प्लस b फॉर एग्जाम्पल y है तो y यहाँ पर, अदरवाइज b इज इक्वल टू 0, या ये 0 की जगह यहाँ पर y भी आप लिख सकते हैं। तो बहरहाल लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि जो आपकी पावर होगी वो 1 होगी। जो वेरिएबल्स हैं इक्वेशन के अंदर उनकी पावर अगर 1 है मैक्सिमम, तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अब यहाँ पर आपके पास चैप्टर का नाम से ही वाज़ेह है कि लीनियर ग्राफ बनाने, लीनियर इक्वेशन से ही लीनियर ग्राफ आते हैं। अब लीनियर ग्राफ आपके पास जब भी बनाए जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन कोई ना कोई गिवन होगी, लेकिन वैल्यूज आपको खुद या तो निकालनी होंगी या गिवन होंगी। अब ग्राफ कैसे बनाने, इसके ऊपर आते हैं। ग्राफ कैसे बनाने, ग्राफ की कुछ इकसाम है, कुछ टाइप्स हैं। आपने कभी अगर ग्राफ वैसे देखे हो तो अव्वल तो ये ग्राफ हर जगह, हर फील्ड में, तकरीबन हर सब्जेक्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं। आप फिजिक्स अगर पढ़ रहे हैं वहां पर भी इस्तेमाल होंगे, आप कोई भी साइंस से रिलेटेड, अब साइंस हो या ना हो, इवन अगर आप कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं वहां पर भी ग्राफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसकी एप्लीकेशन देखते हैं तो जो क्रिकेट में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो जब भी कोई ओवर कंप्लीट होता है तो आपको ग्राफ बने हुए नजर आ जाते हैं। या आपको अगर फॉर एग्जाम्पल स्टॉक एक्सचेंज भेज दिया जाए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो वहां पर ग्राफ आपको अच्छे खासे नजर आएंगे। तो हर जगह ग्राफ की एप्लीकेशन होती है, हर जगह ग्राफ से अपनी वैल्यू को, अपनी बात को रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब आपके पास कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टाइम, अगर टाइम के रिस्पेक्टिव बात कर रहे हैं। अगर ग्राफ इस तरीके से है तो कोई ना कोई डिक्लाइन आ रहा है, जैसे आपका जहाज है वो टेक ऑफ कर रहा है, ऊपर की तरफ उड़ रहा है तो उसमें इंक्रीज आ रहा है, जब वो आपके पास वापस आ रहा है तो उसमें डिक्लाइन आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से आपके ग्राफ के थ्रू हम अपनी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्राफ हमारे पास कुछ एग्जाम के, जो मैंने आपसे कहा, होते हैं। सबसे पहले आपका लाइन ग्राफ, जो आपके सिलेबस का हिस्सा भी है, आप लोगों ने लाइन ग्राफ सीखना है। लाइन ग्राफ को हम इस्तेमाल करते हैं, आपने अगर कभी अपना ग्राफ पेपर देखा हो तो उसमें छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस बने हुए नजर आ रहे होंगे। वो जो स्मॉल बॉक्सेस हैं वो आपके ब्लॉक ग्राफ के तौर पे भी आप कह सकते हैं इस लाइन ग्राफ को, या और भी कोई नाम इसको दे सकते हैं। बहरहाल लाइन ग्राफ एक टाइप है जिसमें आपके पास ग्राफ पेपर में स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, आप एक क्वाड्रेंट सिस्टम बनाते हैं, इसके ऊपर मैं अभी डिटेल में बाद में आता हूँ, और वहां पर आप कोई ना कोई लाइन, अब वो लाइन आपकी लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है और क्यूबिकल भी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल। तो किसी भी किस्म की आपके पास लाइन हो सकती है, उसे हम लाइन ग्राफ कहते हैं। अगर ग्राफ में कोई लाइन रिप्रेजेंट हो रही है तो वो टाइप आ जाती है लाइन ग्राफ की। दूसरी टाइप होती है बार ग्राफ की। आपने अगर कहीं देखा हो, अखबार वगैरह में अक्सर ये बने हुए होते हैं। बार ग्राफ में या तो वर्टिकल इस तरीके से बार बने हुए होते हैं, या अगर इस तरीके से नहीं है तो हॉरिजॉन्टल कोई बार बने हुए। तो ये आपके पास अगर कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है इन टर्म्स ऑफ बार, ये बार आपके बने हुए, तो इसको हम इस टाइप को कहते हैं कि बार ग्राफ है। एक और टाइप ऑफ ग्राफ होता है जिसको हम पाई ग्राफ या पाई चार्ट कहते हैं। पाई ग्राफ बोले, पाई चार्ट बोले। पाई का मतलब एक सर्कल ड्रॉ हुआ हुआ होता है, उसमें आपसे बोला जाता है कि इतना हिस्सा इस चीज का है, इतना हिस्सा दूसरी चीज का है, इतना हिस्सा तीसरी चीज का है, और इतना हिस्सा जो भी आपकी पर्टिकुलर चीजें हैं। फॉर एग्जांपल आपसे बोला जा रहा है कि क्लास में कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप कहेंगे फॉर एग्जांपल 50% या 40% बच्चे पढ़ने वाले, 30% बच्चे खेलकूद करने वाले, और बकिया जो आपके पास ये ओवरऑल 30% में 10% इधर आप वैल्यू डिवाइड कर देते हैं। ऑल्दो मैंने प्रॉपर तरीके से इसको ब्रेक नहीं किया हुआ, सिर्फ समझा रहा हूँ एग्जांपल देके कि आप अपने सर्कल को ब्रेक करते हैं परसेंटेज वाइज और बताते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज की इतनी परसेंटेज है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल मतलब जो देख सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3 टाइप्स की होती है, जिसमें से आपके पास पहली टाइप जो लाइन ग्राफ है वो आपने अपने इस चैप्टर में सीखना है। तो ग्राफ की 3 टाइप्स है, पहली लाइन ग्राफ, दूसरा बार ग्राफ, तीसरा पाई चार्ट या पाई ग्राफ। अब आपके सिलेबस में पहली टाइप है, आगे चल के जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो हो सकता है बाकी टाइप्स भी सीख लें, लेकिन आपकी मेन इंपॉर्टेंट लाइन ग्राफ है।
अब लाइन ग्राफ के लिए आपके पास जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें सारा वही सिखाया गया है, लेकिन लाइन ग्राफ समझने के लिए आपको समझना होगा एक और कॉन्सेप्ट फंक्शन का। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हम कहते हैं ऐसी एक्सप्रेशन को या ऐसे आपके वेरिएबल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू इन हो रही है और कोई ना कोई उसमें प्रोसेसिंग हो रही है, दूसरी वैल्यू आउट हो रही है। तो एक इनपुट है, दूसरा आउटपुट है। आपने इन किया कुछ कोई वैल्यू को, आउटपुट में कोई और वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर कहा कि x इज इक्वल टू 1 है, कुछ ना कुछ प्रोसेस होने के बाद फाइनल वैल्यू आपके पास 10 आ गई। तो अंदर जो प्रोसेसिंग हुई वो किसी ना किसी फंक्शन के तहत हुई। फॉर एग्जाम्पल आपका कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं, आपने कोई भी टाइपिंग करनी है, वर्ड डॉक्यूमेंट खोला, उसके अंदर आपने कुछ बटन्स दबाए जिसकी वजह से जो भी टाइप करना था वो टाइप हो गया और फिर आपने आउटपुट में वो प्रिंट निकाल लिया। ये जो आपने टाइप किया और आपके कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस करके प्रिंट दे दिया, तो कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग जो की वो कुछ ना कुछ फंक्शंस के तहत की। वरना कंप्यूटर को कैसे पता कि आप ए दबाएंगे तो ये वाला बटन है, इसी को दबाएंगे तो ए आपका लिख दिया जाएगा, या अगर आपको Z दबाना है तो यही वाला बटन दबाएंगे तो Z आ जाएगा। तो उधर पीछे कोई ना कोई फंक्शंस डिफाइन हुए हैं। तो आपने तो एक बटन दबाया, उसके रिस्पेक्टिवली कंप्यूटर को पता चल गया कि आपने ए दबाना चाहा है या बी दबाना चाहा है या Z आपने वहां पर लिखना था। तो वो जो पीछे प्रोसेसिंग हुई है उसमें एक इंडिपेंडेंट वैल्यू, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपनी मर्जी से ABCD जो भी उसमें लिखा है वो दबा रहे हैं, लेकिन जो भी बटन दबा रहे हैं डिपेंडेंसी कंप्यूटर की वही दे रही है कि आपने ए दबाया तो पीछे कंप्यूटर भी ए ही लिखेगा। आप ए का बटन दबा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर आपकी जगह वाई लिख दे, फिर आप परेशान हो जाएंगे। आप अपना नाम लिखना चाह रहे थे, उसने कोई और ही नाम लिख के दे दिया। तो वहां पर जो पीछे प्रोसेसिंग हुई है वो किसी ना किसी फंक्शंस के तहत हुई है। तो फंक्शन क्या है? एक ऐसा रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स, अक्सर हम टू वेरिएबल्स का लेते हैं, लेकिन इट इज अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स जिसमें आपके पास एक वैल्यू डिपेंडेंट है दूसरे वैल्यू के। तो फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन अगर आपने पढ़ी है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, लेट सपोज रैंडम इक्वेशन दे रहा हूं। अब यहां पर x इंडिपेंडेंट है, y उसके रिस्पेक्टिवली डिपेंडेंट है। x की वैल्यू में अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल x में यहां पर अगर 3 पुट कर दूं, x इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 6 प्लस 5 यानी कि 11, y की वैल्यू आ गई 11। y की वैल्यू मुझे मिली है लेकिन 3 मैंने खुद पुट किया है, तो मैंने अपनी मर्जी से जो वैल्यू खुद असाइन की है, पुट की है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वैल्यू। और उस इंडिपेंडेंट वैल्यू की वजह से जो दूसरी वैल्यू चेंज हो गई वो कहलाएगी डिपेंडेंट वैल्यू। तो x यहाँ पर क्या है? x यहाँ पर आपके पास इंडिपेंडेंट वैल्यू है और y डिपेंडेंट वैल्यू है। तो इस तरह आप डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के तो आप y हो गए, लेकिन आपके पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, आपके डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स को भूख लगी है वो खाना पका के बना के खा भी जाएंगे, लेकिन अगर आपको भूख लगी है और आपको खाना बनाना नहीं आता, अब आप डिपेंडेंट हो गए अपने पेरेंट्स से। जब तक आपको खाना नहीं मिलेगा आप भूखे रहेंगे। तो आप डिपेंडेंट है और आपके पेरेंट्स इंडिपेंडेंट है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि दुकान से कोई सौदा लेके आना है, आपकी जेब में पैसे हैं, आपकी जेब में जब तक पैसे हैं वो पैसे इंडिपेंडेंट वैल्यू है। जितने पैसे होंगे उसके रिस्पेक्टिवली जो भी चीज आपको लेनी, फॉर एग्जांपल आपने चॉकलेट खरीदनी है, तो चॉकलेट जो आप खरीद रहे हैं वो डिपेंडेंट है ऑन योर अमाउंट, जो भी आपके पैसे हैं। ज्यादा होंगे ज्यादा खरीद सकते हैं, कम होंगे तो कम चॉकलेट आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि चॉकलेट आप खरीद के ले आए और अगले दिन लेके जाए बोले कि इसके बदले मुझे पैसे दे दो। आप दुकान में जाए टॉफियां भर के ले आए और अगले दिन वही टॉफियां लेके जाए बोले मुझे वापस पैसे दे दो, ऐसा नहीं होगा। तो आपकी एक वैल्यू इंडिपेंडेंट है, दूसरी वैल्यू डिपेंडेंट है। तो फंक्शन का मतलब ये है कि एक ऐसी एक्सप्रेशन, ये फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ जो फंक्शन की बात हो रही है y इज अ फंक्शन ऑफ x क्योंकि y इज डिपेंडेंट अपॉन x। तो हमेशा कोई ना कोई वैल्यू जो डिपेंडेंट होगी दूसरे के ऊपर तो उसको हम कहेंगे फंक्शन। तो ये फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ x। सिमिलरली यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती थी, लाजमी नहीं है आप वेरिएबल x और y रखे, आप डिस्टेंस और टाइम रख सकते हैं। आपको मैंने भी एक एग्जांपल दी, आप मनी और कोई भी प्रोडक्ट, चॉकलेट फॉर एग्जांपल, वो रख सकते हैं। तो कोई भी आपके पास वैल्यू एक उसमें से इंडिपेंडेंट होगी और दूसरी डिपेंडेंट होगी। अब जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया है, इसके मुताबिक एक फंक्शन आपको कोई भी गिवन होगा,
अब आपके ग्राफ पेपर पे आते हैं। ग्राफ पेपर आपके पास एक सिंपल सा पेपर इस तरीके से है। इस पेपर पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर, स्मॉल बॉक्सेस बने हुए हैं, स्क्वायर बॉक्सेस हैं। और अगर आप गौर से देखेंगे तो लेट सपोज किसी के पास यहाँ पर 10 रॉज होंगी। अब यहाँ पर हर किसी के ग्राफ में डिफरेंट वैल्यूज होंगी, डिफरेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे, लेकिन सबका ग्राफ इसी तरीके का होगा। कुछ के नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स कम या ज्यादा होंगे, लेकिन आपके पास ग्राफ सबका तकरीबन ऐसे ही सेम आ रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल ये ग्राफ पेपर है, ये मैंने बनाए हैं आपके लार्ज बॉक्सेस। ये आपको वाज़ेह लार्ज बॉक्सेस नजर भी आ रहे होंगे। इन लार्ज बॉक्सेस को हम सिंपल बॉक्स भी कहते हैं, या इसको वैसे में लार्ज बॉक्स ही कहता हूँ। हर लार्ज बॉक्स के अंदर इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे स्मॉल बॉक्सेस आपको नजर आ रहे होंगे। ये छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, ये स्मॉल बॉक्स ही हम कहते हैं, या इसको स्क्वायर बॉक्स कह लें, लेकिन हम इसको स्मॉल बॉक्स ही यूज करेंगे नाम। अब ये जो स्मॉल बॉक्स मैंने तो एक बनाया, आप काउंट करेंगे तो एक लाइन में जो एक लार्ज बॉक्स है, टोटल 10 स्मॉल बॉक्सेस आ रहे होंगे। आप बेशक काउंट कर सकते हैं कि आपके एक लार्ज बॉक्स में एक लाइन में 10 स्मॉल बॉक्स आ रहे होंगे। तो आपके पास एक रॉ, अब रॉ और कॉलम में फर्क पता होना चाहिए। ये जो हॉरिजॉन्टल आपकी वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड अ रॉ, और जो वर्टिकल लाइन है दिस इज कॉल्ड अ कॉलम। तो अभी मैंने एक लाइन में जो कहा वो आपके पास एक रॉ में 10 है। सिमिलरली आपके पास एक कॉलम में भी 10 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस होंगे। आप चाहें तो वो भी काउंट कर लें कि आपके एक कॉलम में, अभी हम सिर्फ बात इस लार्ज बॉक्स की कर रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर जूम आउट करूं तो मेरे पास ये एक लार्ज बॉक्स है। इस लार्ज बॉक्स के अंदर इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस हैं। आप इसको जब काउंट करेंगे तो आपके स्मॉल बॉक्सेस यहाँ पर तकरीबन 10 आ रहे होंगे। ये तो ज़ाहिर है मैंने कम बनाए, मैं यहाँ पे काउंट करके नहीं बना रहा, लेकिन यहाँ पर आपके इस लाइन में वर्टिकली 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं और हॉरिजॉन्टली भी 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो आप टोटल काउंट करें, वैसे अगर आपका मैथ अच्छा है तो 10 इंटू 10 100 वैल्यू देता है, तो इस पूरे लार्ज बॉक्स में 100 स्मॉल बॉक्सेस होंगे। आपका दिल चाहता है, आपके पास इतना टाइम है, फुर्सत है, फारिग है, तो बैठ के आप एक एक वैल्यू, एक एक बॉक्स काउंट कर लें। आपको एंड में वैल्यू जो मिलेगी वो 100 ही स्मॉल बॉक्सेस की मिलेगी। चलें, अब यहाँ पर आपके पास जो ग्राफ पेपर है उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि स्मॉल बॉक्सेस और लार्ज बॉक्सेस क्या होते हैं। अब एक लार्ज बॉक्स के अंदर स्मॉल बॉक्स है, हमें पूरे ग्राफ के अंदर वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है लार्ज बॉक्स से रिस्पेक्टिवली, लेकिन इसके अंदर स्केल सेट करना है स्मॉल बॉक्सेस से रिस्पेक्टिवली। अगर मुझे ये ग्राफ पेपर दिया जाए और इसमें कहा जाए कि अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करें, तो एक्स एक्सिस हम ऐसी लाइन को कहते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल हो, और वाई एक्सिस ऐसी लाइन को कहते हैं जो वर्टिकल हो। तो यहाँ पर क्योंकि बॉक्स थोड़ा सा आपका खराब बन रहा है, बल्कि चलने से ही इसको ऐसे चीजें बना देता हूँ। यहाँ पर आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अभी जो आपके यहाँ पर एक्स एक्सिस इस जगह पर होगा उसे हम कहेंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये आपके बीच में जहां पर दोनों लाइंस, दोनों एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम ओरिजिन कहते हैं, तो ये ओरिजिन है। और सिमिलरली आपके पास यहाँ पर ओरिजिन 0 से पहले पीछे की तरफ और आ जाए तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाता है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाता है। ये एक्सिस सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक आपके पास 4 क्वाड्रेंट आते हैं। पहला क्वाड्रेंट आप इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर एक्स की भी वैल्यू सब पॉजिटिव है, वाई की भी वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में यानी इस हिस्से में अगर बात करूं तो एक्स की वैल्यू सारी नेगेटिव है लेकिन वाई की वैल्यू सारी पॉजिटिव है। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो एक्स भी और वाई भी दोनों नेगेटिव है, तो एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। और एंड में आपके पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है। तो 4 क्वाड्रेंट आपके पास होते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट, क्वाड से निकला है क्वाड्रेंट, तो आपके क्वाड का मतलब 4 होता है। 4 हिस्से हैं आपके ग्राफ पेपर के, आपके क्वाड्रेंट सिस्टम के। तो आपने पॉजिटिव एक्स वाई, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई, ये 4 क्वाड्रेंट अलग अलग डिफाइन कर देने हैं। अब जब भी आपको ग्राफ पेपर में कहा जाएगा कि वैल्यूज को प्लॉट करना है
प्लॉट कैसे करना है उसके ऊपर भी आते हैं। लेकिन जब भी आपके पास कोई वैल्यू होगी आपने कोशिश करनी है कि चारों क्वाड्रेंट बना के दिखाएं। अब हर सवाल में वैल्यू डिफरेंट होगी। कोई ऐसे सवाल होंगे जिसके अंदर आपके पास वैल्यू सारी पॉजिटिव हो, तो उसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का तो कोई काम ही नहीं है। कोई ऐसी वैल्यूज होंगी जिसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो, तो उसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई काम नहीं है। तो आपको ये अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करना है कि आपकी वैल्यूज जो गिवन है उसके रिस्पेक्टिवली आप ग्राफ में कौन सी वैल्यू कहां प्लॉट करेंगे, उसके लिए आप वही स्पेसिफिक एरिया यूटिलाइज करेंगे। अगर मुझे फॉर एग्जांपल ग्राफ में एक्स और वाई पॉजिटिव का चाहिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लूंगा इस तरीके से। अगर मुझे बोला जाए कि आपने नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई एक्सिस में सारी वैल्यूज आ रही हैं तो मैं इस तरीके से ग्राफ बनाऊंगा। अगर बोला जाए कि आपके पास नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई है तो ग्राफ सिर्फ इस तरीके से बनेगा। बजाय चारों क्वाड्रेंट बनाने के हम यहाँ पर एक क्वाड्रेंट को भी बना के ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो जाहिर है आपको ये सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब आते हैं कि आपने ग्राफ में वैल्यू को कैसे प्लॉट करना है। ये भी मिटा रहा हूँ क्योंकि आपको ग्राफ के ऊपर ये मैंने सिखा दिया कि आपने ग्राफ पेपर को कैसे इक्वल हाफ में तकसीम करना है। अब अगर एक्स और वाई एक्सिस की बात करें, यहाँ पर आपके पास लेट सपोज ये वाई एक्सिस आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया। अब ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये आपके पास पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई है। लेट सपोज मेरे पास वैल्यूज हैं कुछ, आपसे बोला जा रहा है कि 0,0 पे बताएं। अब यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए 0,0 मतलब एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू भी 0। 1,2 पे बताएं, 3,3 पे बताएं या 4,5 पे बताएं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने रेंडमली दिए हैं जो कि सारे के सारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ रहे हैं। कुछ और पॉइंट्स भी लेते हैं, -2,3 लेते हैं एक पॉइंट आपको मैं -4, -6 और एक पॉइंट आपका 3, -4। लेट सपोज ये 8 पॉइंट आपको प्लॉट करने एक्सरसाइज पे। अब आप खुद ही ये सारा काम कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपने यहाँ पर स्केल सेट करना है। जिस तरह आपके पास नॉर्मल स्केल आता है, आपके पास सबके पास स्केल मौजूद होगा। उस स्केल के अंदर कुछ आपके डिविजन्स हुए होंगे। उन डिविजन्स में आप जब चेक करेंगे तो आपके पास कुछ लाइंस इस तरह से बनी होंगी कि पहले 0 से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा अगर स्केल है तो ये वैल्यू 0 की है। फिर उसके बाद पहला यूनिट या पहला डिवीजन आपके पास कुछ नहीं लिखा हुआ। इस तरीके से करके आपके पास 5वें जो पॉइंट आएगा वो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लाइन उसकी एक्सटेंड हुई भी है। फिर उसके बाद 4-5 पॉइंट और के बाद जो 5th पॉइंट आएगा उस पर 1 लिखा हुआ होगा। अगर मैं कहता हूं कि मुझे 0.4 चाहिए तो आप क्या कहेंगे, 0.4 वाली वैल्यू ये वाली है। क्यों आपने ऐसे कहा? क्योंकि 0 के बाद जो पहला डिवीजन है वो 0.1 का है, उसके बाद 0.2, उसके बाद 0.3, उसके बाद 0.4 का है। अब अगर ये वाला स्केल सेंटीमीटर में तो 0.4 सेंटीमीटर। 0 और 1 के दरमियान ये जो आपके पास 1 यहाँ पर आ रहा है ये आपको बता रहा है कि 0 और उसके बाद जो वैल्यू 1 आ रही है ये 1 सेंटीमीटर की है। लेकिन अगर मुझे फॉर एग्जांपल 5.2 सेंटीमीटर चाहिए तो 5 के बाद जो फर्स्ट छोटा सा डिजिट है 5.1 और फिर उसके बाद 5.2 पे आऊंगा। तो ये जो आपके 0 और 1 के दरमियान 10 डिवीजन हुए हुए हैं, उसी तरीके से आपके ग्राफ पेपर में भी एक लार्ज बॉक्स के और दूसरे लार्ज बॉक्स के दरमियान 10 स्मॉल बॉक्सेस का फर्क है। तो वहां पर भी आपका एक स्मॉल बॉक्स जिस तरह ग्राफ में रिप्रेजेंट हो रहा है, स्केल में जैसे आपकी रिप्रेजेंटेशन है 0 के बाद एक डिवीजन, वैसे ही ग्राफ में यहाँ पर जो बॉक्स है उसके बाद वाला बॉक्स एक डिवीजन बता रहा होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि आपके पास ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0 यानी एक्स भी 0 है, वाई भी 0, लेकिन मुझे एक छोटा जो बॉक्स है जो फौरन छोटा बॉक्स आ रहा है उसको मैं 0.1 का कह रहा हूं क्योंकि ये जिस तरह स्केल में 0 के बाद 0.1 था वो भी 0.1। दूसरा स्मॉल बॉक्स 0.2, तीसरा स्मॉल बॉक्स 0.3, इस तरह गिनते जाएंगे तो आपके पास एक लार्ज बॉक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वो आपके पास 1.0 वैल्यू दे रहा होगा। ये बात समझ आती है सबको कि आपके पास स्केलिंग यहाँ खुद करनी होती है। वहां पीछे तो आपको स्केल में डिवीजन बने हुए ड्रॉ हुए हुए मिले हुए, आपसे बोला जाता है कि 3.2 की फॉर एग्जांपल मुझे सेंटीमीटर लाइन चाहिए तो आप 3.2 डायरेक्ट मार्क करके बता सकते हैं। लेकिन यहाँ ग्राफ में मार्किंग नहीं हुई,
स्केल आपको खुद सेट करना है। तो स्केल सेट करने के लिए आप अपना स्केल बनाते हैं, तो आप एक टर्म यूज करते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस, जब ग्राफ बनाऊंगा तो उसका डिटेल बता दूंगा, ऑन एक्स एक्सिस हम बात कर रहे हैं कि एक स्मॉल बॉक्स, एक लार्ज बॉक्स की बात नहीं हो रही। लार्ज बॉक्स आपके पास, ये लार्ज बॉक्स है, इसके अंदर एक जो छोटा सा बॉक्स है ये स्मॉल बॉक्स है। तो ये एक स्मॉल बॉक्स 0.1 यूनिट रखता है। अब यूनिट क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता सेंटीमीटर में रखनी है, मिलीमीटर में रखनी है या मीटर में रखनी है। कुछ जगह पर आप किलोग्राम्स रखेंगे, अब किलोग्राम को आप वेट मशीन में तो मालूम कर सकते हैं, पेपर पे नहीं लिख सकते। तो यूनिट आपको यहाँ पर लिखनी है। तो 0.1 यूनिट, 0.2, 0.3, इस तरह जब आपके पास 10 स्मॉल बॉक्सेस कंप्लीट हो जाएंगे तो 0.9 के बाद 1.0 वैल्यू आएगी। तो 1.0 आपने यहाँ पर मेंशन कर दी। अब आपको ग्राफ के अंदर ये छोटी छोटी लाइन मेंशन नहीं करनी, आपको एक ही अपने लार्ज बॉक्स में 0 के बाद फाइनल जो वैल्यू आ रही है वो पुट करनी है। ऊपर स्केल में हम मेंशन करेंगे कि आपके पास जो वैल्यू है वो 0.1 एक स्मॉल बॉक्स की है। अब लाजमी नहीं कि वाई एक्सिस का भी स्केल हम वही रखें, अभी तो यहाँ पर समझाने के लिए मैं वही रख देता हूँ, लेकिन लाजमी नहीं है वही रखें। हम एक स्मॉल बॉक्स 0.2 यूनिट्स का भी ले सकते हैं, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि हम एक स्मॉल बॉक्स यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए कह रहे हैं 0.1, हम एक्स एक्सिस के बाद अब वाई एक्सिस पे एक स्मॉल बॉक्स 0.2 यूनिट्स का ले लें। तो जो 0.2 यूनिट्स का हम स्मॉल बॉक्स लेंगे तो उसके मुताबिक एक स्मॉल बॉक्स 0.2, फिर 0.4, 0.6, 0.8, फिर 5 स्मॉल बॉक्सेस 1.0। अगर तो रिप्रेजेंट करने की जरूरत है 1.0 तो यहाँ मेंशन कर दें 1, अदरवाइज हम 10 स्मॉल बॉक्सेस जब पूरे हो जाते हैं तब वैल्यू मेंशन करते हैं। तो जाहिर है एक अगर स्मॉल बॉक्स 0.2 का है तो 10 स्मॉल बॉक्सेस 2.0 के हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक वैल्यू 0.1 की थी तो 10 आपके डिवीजन के बाद वैल्यू 1 आ रही थी। सिमिलरली यहाँ पर ग्राफ के अंदर भी ऐसी होगा, ग्राफ के अंदर आप स्केल अपना खुद डिफाइन करते हैं, खुद सेट करते हैं। अब इन वैल्यूज को कैसे प्लॉट करना है, स्केल तो मैंने आपको समझा दिया। उतने ही इक्वल डिस्टेंस के बाद 1 के बाद 2 आएगा, उतने ही इक्वल डिस्टेंस के बाद 3 आएगा। तो मैंने 4 और 5 तक वैल्यू ली है, तो बहरहाल इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। 3 के बाद आप यहाँ पर ले लें 4 और उसके बाद ये आपकी आ गई 5। ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज है। अब सिमिलरली आपने यहाँ पर 2, फिर 4, फिर 6 और ऊपर 8 तक ये वैल्यू आगे तक चलेगी। जितना ग्राफ पेपर है आपके पास ये वैल्यू वहां तक चलेगी। अब हमने कोशिश ये करनी होती है कि जो ग्राफ पेपर आपके पास है उसी के अंदर वैल्यू आ रही हो। ऐसा ना हो कि ग्राफ पेपर आपका छोटा पड़ जाए, वैल्यू आपने स्केलिंग ऐसे सेट कर दी कि वैल्यूज ग्राफ पेपर के बाहर आ रही हैं। तो स्केल आपको अपनी मैक्सिमम वैल्यू देख के डिफाइन करना पड़ता है कि अगर मेरे पास x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 4 नजर आ रही है, एक 4 और दूसरी -4, तो मैं अपनी वैल्यू 4 से थोड़ी सी बड़ी लूंगा। तो 4 से थोड़ी सी बड़ी 5 हो गई। अगर मेरे पास स्केल यहाँ तक नहीं आ रहा तो एक स्मॉल बॉक्स 0.1 लेने के बजाय मैं 0.2 का ले लूंगा, मैं 0.3, 0.4 जो भी मेरे लिए आसान है प्लॉट करना मैं वो ले लूंगा। तो यहाँ पर अगर मुझे 0,0 प्लॉट करना है तो 0,0 की जो लाइन है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपकी 0,0। तो आपने यहाँ पर अपने पॉइंट को स्पॉट बनाया और उसको सर्कल आउट कर दिया, तो इससे पता चल गया कि आपका 0,0 कहां पर होगा। इसी तरीके से 1,2 आप कैसे देखेंगे, यहाँ तो स्क्वायर नहीं बने हुए लेकिन आपके पास ग्राफ में स्क्वायर बने हुए, आपके पास पूरी लाइंस ड्रॉ हुई है। आपने स्केल की मदद से 1 के ऊपर स्केल रखना है, तो आपको 1 के ऊपर जो लाइन है वो नजर आ जाएगी कि सीध में जा रही है। और पेंसिल की टिप से y की वैल्यू 2 है, तो पेंसिल की टिप से इस लाइन को फॉलो करना है। जाहिर है एक वक्त में एक स्केल ही हैंडल किया जा सकता है, दो नहीं किए जा सकते। तो आपने पेंसिल की टिप से इसको देखा तो जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों मीट हो रहे होंगे उस वाले पॉइंट को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ये इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं तो ये वाला पॉइंट अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, आपने इसको इस तरह सर्कल आउट कर दिया। तो यहाँ पर आपने ये जो लाइन है तो आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ की है, लाइंस आपको नहीं ड्रॉ करनी, सिंपल आपने पॉइंट लिया, उसको स्पॉट बनाया, हाईलाइट किया और सर्कल आउट कर दिया। नेक्स्ट अगर 3,3 है तो 3 आपको नजर आ रहा है कि वो स्केल की मदद से ये वाली लाइन जा रही होगी। अब 3 यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, वो 3 आपको पता है स्केल क्योंकि आपने खुद सेट किया था। तो 2 के बाद वैल्यू 2.2 होगी, फिर उसके बाद वाला बॉक्स 2.4 का होगा, उसके बाद वाला बॉक्स 2.6 का, उसके बाद 2.8 और उसके बाद जो 5th बॉक्स आएगा
वो आपका 2.5 का होगा, तो 2.5 नहीं 3 का होगा। तो यहाँ पर फिफ्थ बॉक्स यानी कि 2 और 4 के दरमियान जो बीच में वैल्यू आ रही है वो 3 के बराबर होगी। 2.2, 2 के बाद जो पहला बॉक्स है, तो 2.4, 2.6, 2.8 और 3.0। तो 3 पर आपके पास जो वैल्यू आई, आपने पेंसिल की टिप से उसी तरीके से इसको फॉलो किया, और जहां पर दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पर आपने उसको एक तरह से आइडेंटिफाई किया, स्पॉट लगाया और सर्कल आउट करके हाईलाइट कर दिया कि 3,2 ऐसे प्लॉट होगा। तो यहाँ पर ग्राफ में जब भी वैल्यू कोई प्लॉट करनी होगी तो आप उसको ऐसे प्लॉट करेंगे। तो बाकी जो पॉइंट्स हैं वो भी इसी तरीके से, आपके पास 4,5 का मतलब 4 यहाँ पर है और 4 और 6 के दरमियान कहीं होगा, तो आपने प्लॉट कर दिया। तो प्लॉट करना आपको मैंने जो सिखाया है वैसे आपने अपने ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। सबसे पहला काम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करने। अब अगर चारों क्वाड्रेंट चाहिए तो चारों क्वाड्रेंट ड्रॉ करने हैं, अगर एक या दो क्वाड्रेंट चाहिए तो उतने ही क्वाड्रेंट्स आपने बनाने हैं। उसके बाद आपने जब लाइंस ड्रॉ कर दी हैं एक्स और वाई एक्सिस की, तो आपने अपने स्केल को सेट करना है कि एक स्मॉल बॉक्स एक्स एक्सिस पे कितने का होगा और एक स्मॉल बॉक्स वाई एक्सिस पे कितने का होगा। जब स्केल सेट हो गया तो ये नंबरिंग आपने कर लेनी है उसी स्केल के मुताबिक। उस स्केल के मुताबिक जब आपने एक्स और वाई एक्सिस पे नंबरिंग कर लेंगे तो जो भी आपके पॉइंट्स गिवन है, अब ये या तो गिवन होंगे या ये आपको खुद निकालने होंगे। तो ये जो पॉइंट्स आपको गिवन है इन पॉइंट्स को आपने यहाँ पर प्लॉट करना है, जैसे अभी सिखाया। फॉर एग्जाम्पल -2,3, अब ये आपके पास 1 है, ये -2 है और ये आपका -3 है। लेट्स सपोज मैं सारे पॉइंट प्लॉट नहीं कर रहा, ये आपको लिखवा दिए ताकि आप बाद में इसको खुद प्लॉट करके देख लें ग्राफ पेपर पे। तो -2,3 का मतलब -2 इधर होगा कहीं और 3 आपने पीछे वाले पॉइंट के लिए वैसे ही निकाला था, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये जो पॉइंट आ रहा है ये -2,3 आ रहा है। -2,3 एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ही आपका पॉइंट प्लॉट हो रहा है। तो इस तरीके से आपके सारे पॉइंट्स प्लॉट होंगे और ये सिंपल सा तरीका है अपने ग्राफ पेपर पे ग्राफ को प्लॉट करने का। अब यहाँ तो आपको मैंने कोई इक्वेशन नहीं दी, उसके पॉइंट्स नहीं निकाली, तो रैंडम आपके पॉइंट्स है तो इनको आपस में मैच नहीं करना। लेकिन कहीं पे ऐसे आपके पास वैल्यूज होंगी, ज़ाहिर इक्वेशन अगर दी है तो वो सारी वैल्यूज कोई ना कोई वैल्यू एक स्ट्रेट लाइन बना रही होगी। तो जितने भी पॉइंट्स आपने प्लॉट किए हैं अगर वो एक इक्वेशन के हैं और वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन प्रॉपर बनते हुए नजर भी आएगी। अगर कोई आपकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की नहीं है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर वैल्यू है उसके अंदर, तो कर्व बनता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर क्यूब है वेरिएबल के ऊपर तो आपको एक कर्व बनता हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन उसमें अप और डाउनवर्ड वैल्यू भी होगी, यानी अप क्रस्ट और डाउन जो ट्रफ होता है वो भी होगा। तो ये आपके इक्वेशन पे डिपेंड करता है। आपके सिलेबस में क्योंकि लीनियर ग्राफ के ऊपर बात हुई है तो सिर्फ लीनियर वैल्यू ही होगी, तो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ हो रही होंगी। अब यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करने का ये लास्ट आपकी बात है, फिर आपके टॉपिक ग्राफ का, ग्राफ बेसिक जो आपके समझानी थी बातें वो सारी यहाँ के लेक्चर में कंप्लीट होंगी। अगर मेरे पास एक लाइन है वो आपने ड्रॉ की है पॉइंट्स को मिला के, लाजमी नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट्स लाइन के ऊपर आ जाए, एक आध पॉइंट लाइन से बाहर भी जा सकता है, लेकिन आपके पास इधर इस क्लास का जो सिलेबस है 9 क्लास का उसके अंदर ऐसा कोई मसला नहीं है, सारे लाइन के ऊपर आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास लाजमी नहीं होता कि सारे के सारे पॉइंट्स लाइन पे आ रहे हो, एक आध पॉइंट लाइन के बाहर भी हो जाता है। लेकिन अगर कोई पॉइंट फॉर एग्जाम्पल लाइन में नहीं आ पा रहा और आपके बहुत सारे पॉइंट्स लाइन में नहीं आ रहे, तो उसका एक सिंपल सी कंडीशन, एक रूल होता है कि मोर देन 50% पॉइंट शुड बी ऑन द लाइन। मोर देन 50% ऑफ द पॉइंट शुड बी ऑन द लाइन। अगर 6 पॉइंट्स हैं तो आपके 3 या 3 से ज्यादा लाइन के ऊपर आने चाहिए। 10 पॉइंट है, 5 से ज्यादा पॉइंट्स लाइन के ऊपर आने चाहिए। अगर मेरे पास 20 पॉइंट होते तो 10-11 से ज्यादा पॉइंट लाइन पे आने चाहिए, बाकी पॉइंट आपके हट सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपके किताब के अंदर ऐसा कोई मसला होगा नहीं तो आप ये वाली प्रॉब्लम फेस करेंगे नहीं। लेकिन आगे चल के कहीं भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, कहीं आपने स्केल गलत सेट कर लिया या आपने जिस तरह मैंने सिखाया वैसे काम नहीं किया, आपके ग्राफ पेपर की वजह से आपको कुछ और काम करना पड़ गया और आपके पॉइंट लाइन पे नहीं आ रहे, तो उसके लिए कंडीशन याद रखनी है कि मोर देन 50% ऑफ द पॉइंट शुड बी ऑन द लाइन। तो लाइन के ऊपर अगर 6 पॉइंट है तो 3 या 3 से ज्यादा लाजमी आने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो बस यहाँ पर आपके ग्राफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। ग्राफ से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं अब वो एक्सरसाइज पे जाके हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है। अब डिटेल में जो आपको सिखाना है
वो एक्सरसाइज के अंदर जाके हम सीखेंगे।